नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों से। अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ घटा दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अमेरिका ने भारत पर लगाया था, फिलहाल उसे घटा दिया है और ऐसे में 50 से 18% पर आया टैरिफ। और ऐसे में पीएम मोदी से ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने फोन पर बात करने के बाद से ये बड़ा ऐलान किया है और इसके बाद से राजनाथ सिंह ने बताया है कि ये ऐतिहासिक क्षण है। भारत यूएस ट्रेड डील को बताया ऐतिहासिक क्षण। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका के बीच बात बन गई है और इसके साथ ही बीते लंबे समय से अटकी इंडिया और यूएस ट्रेड डील को लेकर असमंजस जो था वो अब लगभग खत्म हो गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत करने के बाद से खुद व्यापार समझौते को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर एक पोस्ट में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और तत्काल प्रभाव से हमने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति व्यक्त की है। और इसके साथ उन्होंने भारत पर लागू 25% टैरिफ को घटाकर 18% करने का बड़ा ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि पीएम मोदी से मित्रता और सम्मान के चलते उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने इंडिया और यूएस के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति जता दी है। और इस डील के तहत जो है भारत पर यूएस टैरिफ जो है वो 25% नहीं बल्कि अब जो है सिर्फ 18% कर दिया जाएगा, जबकि भारत भी अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ जीरो करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। भारत पर लगे ये टैरिफ में कटौती करने के अमेरिकी सरकार के फैसले का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वागत किया है और इस ट्रेड डील की सराहना करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा है कि टैरिफ घटाकर 18% किया जाना एक ऐतिहासिक क्षण है और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जहां पर ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा की है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जहां पर राजनाथ सिंह ने भी इसे ऐतिहासिक क्षण बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो टैरिफ को हटा दिया है, 50% से अब 18% कर दिया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दुबे जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से वो देख रहे हैं इस ड्रील को, क्योंकि बेहद ही बड़ा है ये, क्योंकि 50% से घटाकर अब इसको 18% कर दिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं जीडीपी की अगर मैं बात करूं या फिर भारत की बात करूं, कितना असर पड़ेगा आर्थिक की अगर मैं बात करूं? नवीन जी। बिल्कुल माही जी, एक चीज देखिएगा कि ये जो कदम अमेरिका ने उठाया है, ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो बहुत स्वागत योग्य है। देश के लिए बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें बड़ी भूमिका जो निभाई है अमेरिका के राजदूत तो भारत में है, एम्बेसडर उनके, उन्होंने इसमें ब्रिज बन के काम किया। और दूसरी चीज ये है, इसकी अगर हम समीक्षा करें पक्ष और विपक्ष के नजरिए से, तो पक्ष ये कहेगा कि साहब मोदी जी के दबाव में ट्रंप ने ये फैसला ले लिया, 56 इंची सीना 56 इंची दिखाई दिया और ये सब दुनिया भर की बातें आएंगी। बिल्कुल। और ये टैरिफ जो है वो 25 से 18 हुआ है, 7% कम हुआ है, 50 से 18 नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा मैं अपडेट लेना चाहता हूँ। दूसरी चीज ये है कि अब ये एग्री हो गया है कि भाई जो वेनेजुएला से हम तेल खरीदेंगे, रूस से हमने तेल में ऑलरेडी कटौती करी। ये डिक्टेट कौन कर रहा था भारत को? डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे हमको डिक्टेट कि भाई आप ये रूस से तेल मत खरीदिए। तो वेनेजुएला में तेल किसका है? अमेरिका का है। अमेरिका की नीतियों से वहां चल रहा है काम। वहां से राष्ट्रपति को जब उन्होंने उठा लिया, ये तो मानना पड़ेगा कि ट्रंप ने जो टर्म्स डिक्टेट किए मोदी सरकार को, मोदी सरकार ने बिल्कुल उनको यसमैन की तरह एक्सेप्ट किया है। अब भारत को ये शर्त भी लगानी चाहिए, उसे कहना चाहिए कि H-1B वीजा जो आपका है उसमें भारत के छात्रों को, भारत के युवाओं को रिलैक्सेशन आप दें। वो जो शर्त आपने ठोकी है वो गलत है, उसको आपको हटाना चाहिए। जो पहले पूर्ववर्ती व्यवस्था थी वो करनी चाहिए। और दूसरी चीज, भारत की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो हाइड एंड सीक का गेम खेलती है, वो नहीं होना चाहिए। जनता के बीच में पारदर्शिता का अभाव, ट्रंप ने इतने
दायर कराया, उसका काउंटर आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया नहीं। प्रधानमंत्री जी ये नहीं बोल पाए कि नहीं ट्रंप झूठ बोल रहे, किसी ने नहीं बोला। तो ये सारी चीजें। और दूसरी चीज, एस जयशंकर ये कहते थे विदेश मंत्री के साहब, हमने तो पाकिस्तान को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि हम आपके सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। ये क्या, कैसी युद्ध था, कैसा ऑपरेशन सिंदूर था भाई? बिल्कुल। तो आपकी फॉरेन पॉलिसी जो भी है वो कहीं ना कहीं आपकी कोई मजबूत फॉरेन पॉलिसी नहीं है। ये कड़वा सच है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और आप कहीं आज की तारीख में आप देखो, पड़ोसी देशों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है। ट्रंप जैसे जैसे आपको डिक्टेट कर रहे हैं, आप उनको फॉलो करते जा रहे हैं। भले ही आप बोल नहीं रहे, लेकिन आपके एक्टिंग से, आपकी कार्रवाइयों से ये लगता है, दिखाई दे रहा है कि आपने बिल्कुल ट्रंप के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दिया है। अब नतमस्तक कर दिया है तो उसका लाभ मिलना चाहिए देश को, मैं समझता हूँ। बिल्कुल। ऐसे में नवीन जी, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार के आगे ट्रंप झुक गए हैं या फिर ट्रंप के आगे मोदी सरकार झुक गई है। ये जरा क्लियर कीजिए, क्योंकि विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे असमंजस है। नहीं, असमंजस नहीं, बिल्कुल स्थिति स्पष्ट। भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लिया गया जिससे कि आप ट्रंप को झुका लें। पहली चीज, आपने कहा कि हमने चाइना के साथ संबंध बना रहे थे। कल आप चाइना के साथ संबंध बना रहे थे, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष जब सदन में बोल रहे थे, उनको लगातार 2 मिनट नहीं बोलने दिया गया। नरवणे का नाम आते ही सबको एकदम से ये लगा कि जैसे कोई मधुमक्खी ने काट लिया हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो या लोकसभा अध्यक्ष हो। ये किस तरीके का आचरण था भाई? अगर नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, आपने 1 घंटा तक लगातार आपने तेजस्वी सूर्या को बोलने दिया, भाजपा के सांसद को, और जब ये नंबर आया नेता प्रतिपक्ष का तो तमाम नियम गिराए जाने लगे। पर रोका तो वहां गया था ना दुबे जी, कि अगर जिस बुक का वो बात कर रहे थे वो बुक पब्लिश ही नहीं हुई है, तो ये भी तो कायदे से सही था। मैडम, उसका एक आर्टिकल छपा ना एक मैगजीन में, मैगजीन को उल्लेख किया। और हम ये कह रहे, क्या नेता प्रतिपक्ष अगर बोल लेते तो आप उसका काउंटर देते ना? यही तो व्यवस्था है। ये बोलने ही नहीं देंगे सदन के अंदर। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे और है कि क्या रूस से अब भारत तेल नहीं खरीदेगा? नहीं, तेल के मामले में रूस से बहुत बड़ी कटौती भारत ने की है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और ये ट्रंप के दबाव में की है निश्चित तौर पर। और मैं समझता हूं कि रूस और अमेरिका के बीच में भारत की जो भूमिका होनी चाहिए थी, जिस तरीके के बेहतरीन कूटनीति बना सकते थे आप उससे वंचित रहेगी। जब आप एक चीज देखिए, आप एक तटस्थ कंट्री हैं। जब आप तटस्थ देश हैं तो आपको दोनों के बीच में एक ब्रिज बनना चाहिए था। ट्रंप और पुतिन की मुलाकातें हो रही हैं, आप कहीं झेड़ी सीन के अंदर। आपको रूस ने प्रलोभन दिया, रूस ने कहा कि आप आइए। रूस के साथ सोवियत संघ के जमाने से हमारे व्यापार का जो भी एक्सपोर्ट होता था सर्वाधिक होता था गोरबाचोव के टाइम में। लेकिन उसमें जब हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट जा रहे थे उनका कंट्रोल नहीं था। ये कांग्रेस सरकार के समय की बातें हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूंगा। वहां प्रोडक्ट की घटिया क्वालिटी सप्लाई होने लगी, उन लोगों ने नकार दी। अब आपकी इमेज जब एक बार वहां जनता के बीच में खराब हो जाए तो आप कैसे उसको रीबिल्ड कर पाएंगे? कैसे आप उस मार्केट को पुनः स्थापित कर पाएंगे? नहीं आसान होता है। पुतिन ने कोशिश की लेकिन आपको सफलता नहीं मिली। तो आपके लिए एक्सपोर्ट का एक बड़ा मार्केट अगर है तो मैं समझता हूँ अमेरिका है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर आप अमेरिका के साथ चल रहे हैं तो कम से कम कुछ, अगर 10 शर्तें आप उनकी मान रहे हैं, 2 शर्तें अपनी भी तो मनवाइए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे में राजनाथ सिंह की अगर मैं बात करूं नवीन जी, तो उन्होंने ऐतिहासिक क्षण बताया है। चलिए, अगर 18% पर हम आ भी गए हैं तो क्या आने वाले समय में रोजगार बढ़ेगा भारत में? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाएंगे आप? आपके पास कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं। 1 साल का आपने बजट बनाया, आपने पहली बार मैंने सुना कि क्लस्टर पर काम करेंगे। किसान के लिए आपने कोई कृषि उद्योग पर बात नहीं की। IICPT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आपको बनाने चाहिए थे हर जिले के अंदर जहाँ कृषि सर्वाधिक होती है, वहाँ है नहीं है। चावल उत्पादन जहाँ वर्धमान में होता है वहाँ आप क्या इंफ्रा दे रहे हैं? ऐसी बहुत सारी जगह उत्तर प्रदेश को आपने क्या दे दिया? दूसरी चीज मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक आप क्लस्टर इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्री नहीं डेवलप करेंगे, आप न चाइना से फाइट कर पाएंगे, न विश्व बाजार के अंदर आपको बड़े स्तर पर स्थापित कर पाएंगे। मेरा एक सरकार से भी आग्रह और दर्शकों से भी आपसे आग्रह है, इस बात का चिंतन करें कि देश के अंदर जितना युवा है, चाहे वो IIT से पढ़ा हुआ या तमाम कॉलेजेस से BTech BE किया है या MBA करके आए हैं, उनके पास एक बड़ा जज्बा है, बड़ा हौसला है, वो काम करना चाहते हैं। अब आप क्या करते हैं कि आपने अगर 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर का भी प्लॉट इंडस्ट्रियल का निकाल रहे हैं तो आप बोली लगा रहे हैं। बिल्कुल, वो युवा पैसा कहाँ से लाएगा? आप उसको प्रोवाइड करिए ना लैंड, चाइना से सीखिए। आप भेजिए ना अपने उद्योग मंत्री को कि चाइना की इंडस्ट्री पॉलिसी को पढ़ के आए, वहां समझ के आए कैसे करते हैं वो लोग। बिल्कुल, आपको भी वही करना पड़ेगा। और हर युवा के हाथ में जब आप उनकी योग्यता के अनुसार, उनके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार काम देंगे, उनको बोलिए कि आपको 5 साल तक कोई पैसा नहीं देना है।
5 साल के बाद आपसे ये प्रोडक्ट सरकार खरीदे, आपसे पहले दिन से सरकार खरीदेगी जिस दिन आप अपना कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद से क्या होगा, आप उसके मार्केट सेंटर बनाइए, सरकार उसमें मदद करे, वो प्रोडक्ट बिकने लगेगा मार्केट में। जब आपका युवा आगे बढ़ेगा तो वो रोजगार देने वाला बनेगा, रोजगार देने वाला बनेगा, निश्चित तौर पर देश की इकोनॉमी एकदम से सूटअप करेगी, बढ़ जाएगी। आप डॉलर के सामने मुकाबला कर पाएंगे, लेकिन आपके पास अपने इंफ्रा में कुछ है नहीं, आप केवल क्या कर रहे हैं, एफडीआई ले आओ, उससे क्या हो जाएगा भाई? बिल्कुल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आप कुछ भला देश का करने वाले नहीं है। आपको अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया नवीन जी। बता दें कि भारत और रूस के बीच हुए व्यापारिक समझौते को लेकर कांग्रेस की तरफ से कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। कांग्रेस ने कहा है कि सीज फायर की तरह ही ट्रेड डील की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी और ये कहा गया है कि ये डील जो है ये मोदी के अनुरोध पर की जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के खिलाफ टैरिफ और नॉन टैरिफ बाधाओं को कम करेगा, जीरो कर देगा। ऐसे में जानकारी निकलकर सामने आई है जहां पर अमेरिका ने भारत पर लगा टैरिफ जो है वो घटा दिया है। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं जहां पर बजट सत्र का आज जो है वो 5वां दिन है और दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और आज संसद भवन परिसर में एनडीए की बैठक है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बजट सत्र का आज 5वां दिन है और दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी और आज संसद भवन परिसर में एनडीए की बड़ी बैठक है। संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है और लोकसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला था और ऐसे में बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवाणे की अनपब्लिश्ड बुक का हवाला देते हुए कहा है कि 31 अगस्त 2020 को 4 चीनी टैंक लद्दाख बॉर्डर के पास पहुंचे थे। राहुल गांधी के ऐसा कहते ही पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें टोका था और इसके बाद से स्पीकर जो है ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए उन्हें रोका था। राहुल गांधी को राजनाथ सिंह ने 11 बार, अमित शाह ने 7 बार टोका था और इसके अलावा किरण रिजिजू ने 2 बार और अनुराग ठाकुर ने 6 बार टोका था। और आज एनडीए के सांसदों की बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा और राज्यसभा के सांसद जो है वो संसद भवन के कैंपस में जुटेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसदों को संबोधित कर सकते हैं। वहीं दोनों सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होगी। तो वहीं मणिपुर में जल्द ही सरकार बनाने की संभावना है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से है मणिपुर में जल्द सरकार बनाने की संभावना और ऐसे में तरुण चुग को सेंट्रल ऑब्जेक्शन बनाया जाएगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रपति अगले इस सरकार बनाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है और ऐसे में बीजेपी संसदीय बोर्ड ने पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग को मणिपुर में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वेशन नियुक्त किया है और ऐसे में बीजेपी जो है वो विधायक दल की बैठक होने की लगातार संभावनाएं जताई जा रही है। अभी बैठक की जगह जो है वो तय नहीं हो पाई है। हालांकि एनडीए की कई विधायक जो है पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। मणिपुर में एनडीए के करीब 20 विधायक जो है रविवार रात को ही दिल्ली पहुंचे हैं और अन्य विधायक केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी पहुंचे हैं और दिल्ली पहुंचे नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और विधानसभा के अध्यक्ष जो है सत्यव्रत सिंह है, पूर्व मंत्री हैं और ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शारदा देवी भी शामिल होंगी। खबरों की माने तो विधायक दल के नेता का ऐलान किया जा सकता है और इसके बाद से राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो कुकी विधायकों के साथ डिप्टी सीएम के पद भी दिए जा सकते हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि तरुण चुग को बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में राष्ट्रपति शासन अगले हफ्ते तक खत्म हो सकता है। मणिपुर में जल्दी सरकार बनने की संभावना जताई जा रही है। तरुण चुग केंद्रीय पर्यवेक्षक बने हुए हैं और इसके बाद से राष्ट्रपति शासन अगले हफ्ते खत्म हो सकता है। तो वहीं ऑनलाइन डिलीवरी ऐप और डिजिटल सर्विस प्लेटफॉर्म से जुड़े गिग वर्कर्स ने अपनी मांगों को लेकर आज देश भर में काम बंद रखने का बड़ा ऐलान किया है
और इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते फूड डिलीवरी, ई कॉमर्स डिलीवरी और कैब सर्विस, साथ ही होम सर्विस प्लेटफॉर्म से जुड़े कई सेक्टरों पर असर पड़ने की संभावना है। गिग वर्कर्स का कहना है कि लंबे समय से वो असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में हैं और कम आय और मनमाने फैसले का सामना कर रहे हैं, लेकिन बार बार मांगे उठाने के बावजूद भी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। हड़ताल का आह्वान करने के बाद से संगठनों के अनुसार इस विरोध में केवल डिलीवरी पार्टनर ही नहीं बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े ब्यूटिशियन, स्पा, सैलून और साथ ही घरेलू कामकाज से जुड़े कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन और एसी टेक्नीशियन और कारपेंटर और सर्विस प्राइवेट जैसे शामिल है। और ऐसे में शहरी इलाकों में रोजमर्रा की ऑनलाइन सेवाओं पर व्यापार में काफी असर पड़ सकता है। बता दें कि 1 बजे दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। यूनियन का कहना है कि इससे पहले 26 जनवरी और उससे पहले भी गिग वर्कर्सों ने विरोध और काम बंद किया था, लेकिन कंपनी और सरकार की ओर से कोई भी ठोस समाधान सामने नहीं आया और इसी वजह से अब एक बार फिर से राष्ट्रव्यापी स्तर पर दबाव बनाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कोलकाता ऑफिस पर डाली गई छापेमारी मामले पर सुनवाई होगी और ये जो छापेमारी है कोयला तस्करी घोटाले की जांच में 8 जनवरी को की गई थी। ईडी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ याचिका दायर की थी। आरोप है कि रेड के दौरान जो सीएम ममता बनर्जी हैं वो मौके पर बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली आई। 14 जनवरी को हुई सुनवाई में जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचौली की बेंच ने कहा था कि सरकार ईडी के काम में दखल न डाले, एजेंसी का अपना काम करने दे और कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब मांगा था। 2 फरवरी को राज्य सरकार ने नोटिस के जवाब में कहा है कि एजेंसी की याचिका सुनवाई लायक नहीं है और इस तरह का मामला पहले से कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए 2 संवैधानिक अदालतों में एक साथ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वहीं राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान एक बार फिर से आम जनता के लिए खोला जा रहा है और ये उद्यान 3 फरवरी से दर्शकों के लिए खुल जाएगा और इस बार खास बात यह है कि प्रवेश के लिए केवल ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था रखी गई है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी बयान के अनुसार अमृत उद्यान 3 फरवरी से 31 मार्च तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। हालांकि रखरखाव कार्य के चलते हर सोमवार को उद्यान बंद रहेगा और इसके अलावा होली के अवसर पर 4 मार्च को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पर्यटक जो है वो राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अमृत उद्यान के लिए टिकट बुक कर सकेंगे। अमृत उद्यान का नाम पहले मुगल गार्डन था, जिसे साल 2023 में बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। तो वहीं एयर इंडिया के बोइंग 7878 के ड्रीमलाइनर प्लेन में फ्यूल कंट्रोल स्विच में खराबी आई है। प्लेन जो है लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से उड़ान भरकर सोमवार सुबह बेंगलुरु पहुंचा था। प्लेन में 200 से ज्यादा क्रू थे और खबरों की माने तो फ्लाइट AI-132 के बेंगलोर में लैंडिंग के बाद से पायलट ने विमान की डिफॉल्ट लॉग जो है वो बुक में बताया है कि बाएं इंजन का फ्यूल जो है कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ की ओर से फिसल रहा है। इसके साथ ही लॉक नहीं हो पा रहा है और एयर इंडिया ने कहा है कि पायलट की रिपोर्ट मिलने के तुरंत बाद ही विमान को फ्लाइट ऑपरेशन से हटा दिया गया है। मामले की जानकारी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी दी गई है। एयरलाइंस के मुताबिक जांच के लिए ओरिजिनल इक्वायरमेंट जो भी है मैन्युफैक्चरिंग को शामिल किया जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले साल 12 जून को अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश भी फ्यूल कंट्रोल स्विच इंजन स्टार्ट करने में दिक्कत की वजह से ही हुआ था। तो वहीं मुंबई में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग मामले को लेकर क्राइम ब्रांच की जांच जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, साजिश की परतें खुलती जा रही है। जांच एजेंसियों की सूत्रों के अनुसार कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हमले में पहले पूरे इलाके की बारीकी से रेकी करवाई थी और जुहू में शेट्टी के घर और आसपास के रास्ते, एंट्री एग्जिट पॉइंट और पुलिस मूवमेंट पर खास नजर रखी गई थी। खबरों की माने तो रोहित शेट्टी के घर की रेकी करवाई गई थी, जिसके लिए आरोपियों ने एक स्कूटी का इस्तेमाल किया था। घटना वाले दिन शूटर ने शेट्टी के घर के बाहर 5 राउंड फायरिंग की और फिर फरार हो गए। आगे चलकर वहां पर विले पार्ले रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां पर स्कूटी को छोड़ा और लोकल ट्रेन से मुंबई से बाहर निकल गए। उन्होंने बताया कि वारदात में इस्तेमाल स्कूटी पुणे से करीब 30,000 रुपए में खरीदी गई थी और इसे खरीदने के लिए पैसा कथित तौर पर मास्टरमाइंड जो है शुभम ने दी थी। स्कूटी पहले आनंद
मार्टो के नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसने घटना से करीब 12 दिन पहले ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी आदित्य गायकवाड़ को बेच दिया गया। और क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो समर्थन जो है वो कहने पर भी सिद्धार्थ येनपुर और स्वप्निल जो स्कूटी को सड़क मार्ग से पुणे से लोनावला लेकर गया, शूटर लोनावला नहीं पहुंच पाए थे, इसीलिए घटना से करीब 10 दिन पहले स्कूटी जो है वो मुंबई लेकर उसे सौंप दी गई थी। और इसके बाद से आरोपियों की अतिरिक्त पैसे भी दिए गए और इसके बाद से शूटर ने कई दिनों तक शेट्टी के घर और पूरे इलाके की रेकी की थी, जिसके बाद से उन्होंने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया था। तो वहीं राजधानी और दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही घने कोहरे देखने को मिल रहा है और इससे कई इलाकों में विजिबिलिटी जो है वो 100 मीटर से शून्य तक गिर गई है, जिससे सड़क से लेकर हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इसके साथ ही दिल्ली के कुछ इलाकों में हवा की गुणवत्ता अभी भी बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। हवा की रफ्तार बढ़ने से दिल्ली के प्रदूषण में कुछ कमी जरूर आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज सुबह 7 बजे राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो था वो 255 दर्ज किया गया है, जो कि हवा की खराब श्रेणी में आता है। तो वहीं आनंद विहार की बात करें तो इलाके में AQI जो है वो बेहद ही खराब कैटेगरी में है। अगले 2 दिनों तक वायु गुणवत्ता खराब कैटेगरी में ही रहने के अनुमान जताए गए हैं। कोहरे की वजह से हवाई यात्राओं पर भी बुरा असर पड़ा है। दिल्ली एयरपोर्ट पे एडवाइजरी लगातार जारी करते हुए लिखा गया है कि घने कोहरे की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन अभी CAT3 स्थिति में चल रहा है और ऐसे में जिससे देरी या फिर रुकावट हो सकती है। हम यात्रियों को असुविधा का कम करने के लिए सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। फ्लाइट स्टेटस के लिए कृपया अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें, जिसके बाद वो घर से बाहर निकले। तो वहीं उत्तर भारत में मौसम एक बार फिर से बदल गया है। इसके कारण है कि 2 डिस्टर्बेंस जो है वो मौसम विभाग के मुताबिक 3 फरवरी तक पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होगा। मध्य प्रदेश 20 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। राजस्थान के 17 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी है और इसके साथ ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान जो है वो 28.5 डिग्री सेल्सियस रहा। बिहार के 5 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और अन्य जगहों पर बारिश हुई है। इसके साथ ही 6 इंच बर्फबारी यहां पर हुई है। इसके साथ ही कल्पा की अगर बात करें तो -3.8 डिग्री सेल्सियस रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण सर्दी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोमवार को गुलमार्ग में तापमान जो है वो -8 डिग्री सेल्सियस रहा। लद्दाख की बात करें तो -15 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं दिल्ली समेत कई राज्यों में ठिठुरन, गलन और शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। तो वहीं मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।